हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीके सर। आई एम योर फिजिक्स मेंटर और मैं आप सबका वेलकम करता हूं कोटा लाइव कोचिंग के डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म पर। ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलेंगे आपके सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस विद द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो नाउ अगेन आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन द डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कोटा लाइव कोचिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग डाउट्स। सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। ओके, तो देखो क्वेश्चन में हम एक नोटिस कर सकते हैं। आप क्या नोटिस कर सकते हैं, आपको वेरिएशन पूछा गया है किसका, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ में। पहला बात, पहला फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। नाउ किसके लिए पूछा गया है, कॉपर के लिए। ओके, तो कॉपर क्या है, एक मेटल है। ठीक है, तो कॉपर के लिए हमें बताना है कि रेजिस्टिविटी का वेरिएशन क्या है टेम्परेचर के साथ। देन ग्राफ्स गिवन है आपको, तो वन बाय वन हम सारे ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी होती क्या है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, या हम कहें कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है कि वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के फ्लो को जो रजिस्ट करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के फ्लो को जो रजिस्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर से दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ अ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। ठीक है बेटा, समझ रहे हो बात को। जो रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। इसका मतलब ये है कि हम अगर इसको इस तरह से लिखें कि भाई इफ लेंथ ऑफ अ वायर विल इंक्रीज, अगर लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीज होती है तो बेटा क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, यानी कि जो लॉन्गर वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो शॉर्टर वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसी तरह से आप देखो, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मतलब है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा का मतलब है, मान लो कोई थिक वायर है। ठीक है, तो थिक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका उल्टा कर लिया जाए, उल्टा मतलब अगर मान लो कोई थिन वायर है, तो थिन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। और मान लो ये जो मैंने दो केसेस बात करे ना, ये हमने कॉपर के लिए बात करा है। ठीक है, कि कॉपर का ही एक वायर है जिसकी लेंथ ज्यादा है, और कॉपर का ही एक वायर है जिसकी लेंथ कम है। यानी एक कॉपर का लार्जर लेंथ का वायर है और एक कॉपर का शॉर्टर लेंथ का वायर है। आपसे पूछे कि भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, अब देखो इसी इक्वेशन को हम आगे लेते हैं और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। आया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन रो से डिनोट करते हैं, भाई रो से डिनोट करा और ये रो एल बाय ए आ गया। अब ये रो क्या है, तो रो क्या चीज है बेटा, यहाँ पर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। जो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है ना बेटा, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसी को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की खास बात क्या है, तो रेजिस्टिविटी की खास बात यह है कि ये जो मटेरियल होता है ना, बस उस पर डिपेंड करती है। जैसे कॉपर का, अब चाहे कॉपर का लंबा वायर ले लो, छोटा वायर ले लो, मोटा ले लो, पतला ले लो, कैसा भी वायर ले लो आप कॉपर का, उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, बस रजिस्टिविटी बदलेगी कब, जब मटेरियल बदल जाए। जैसे कॉपर की जगह आपने एल्यूमिनियम का वायर ले लिया तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस में और रजिस्टिविटी में। ठीक है, अब हम कॉपर के लिए बात करें। ठीक है, हम कॉपर के लिए बात करते हैं, कॉपर के लिए बात करते हैं हम रजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखो कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा टी। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमको देती है कि किस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो कॉपर जो है, कॉपर के लिए जो अल्फा दिया हुआ है ना बेटा, ये अल्फा जो है ये पॉजिटिव होता है कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए अल्फा क्या है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे,
एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, इस इक्वेशन से ही बात कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये तो बात हो गई रेजिस्टेंस की, ठीक है। इक्वेशन मैंने आपको बताई है, देखो ये रही इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा जो है आपका पॉजिटिव है, और अल्फा पॉजिटिव है, इस कारण क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज होगा। सो एज द रेजिस्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज, और इसलिए जो है आपकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर रेजिस्टिविटी जो इंक्रीज होगी वो कैसे इंक्रीज होगी, पैराबोलिकली, पैराबोलिकली, ध्यान रखना। रजिस्टिविटी जो इंक्रीज होगी विद द टेम्परेचर वो कैसे इंक्रीज होगी, पैराबोलिकली होगी। और दूसरी बात ये है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द टेम्परेचर इज, इररेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर द टेम्परेचर इज, मतलब कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रजिस्टिविटी तो बढ़ेगी ही, वो तो हमको भाई पता चल गया। पर ये भी ध्यान रखना कि जो मटेरियल होता है, जो भी मटेरियल का वायर है, उसकी कुछ ना कुछ रजिस्टिविटी होती ही है, ठीक है। कुछ भी टेम्परेचर हो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल रजिस्टिविटी उसकी रहेगी ही, सही, ठीक है। तो दो पॉइंट निकल के आ गए यहां से। पहली बात तो यह है कि टेम्परेचर के साथ जो रजिस्टिविटी है वो पैराबोलिकली चेंज होती है। फर्स्ट पॉइंट तो भाई ये ध्यान रख लेना, पैराबोलिकली चेंज होती है। और दूसरी बात ये ध्यान रख लेना कि वॉट एवर द टेम्परेचर इज, है ना कुछ इनिशियल रजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लेके हम अपने ग्राफ्स को चेक करते हैं। तो देखो पहला वाला ग्राफ आप देखें तो पहले वाले ग्राफ में तो रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली चेंज हो रही है, तो लीनियरली चेंज नहीं होगी, पैराबोलिकली चेंज होगी। अभी हमने बात आपको बताई, ये पॉइंट आपको बताया है। अब ये सेकंड वाला ग्राफ देख लेते हैं। सेकंड वाले ग्राफ में देखें आप, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर आप इधर से इधर तक इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रजिस्टिविटी क्या हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है, हो रही है नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ थी, नीचे आते जाओगे तो भाई कम होती जा रही है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रजिस्टिविटी कम हो रही है, तो ये तो बात सही नहीं है भाई, गलत है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं अपन। फोर्थ वाले में क्या, देखो फोर्थ वाले में ये टेम्परेचर लिया हमने, ये टेम्परेचर है यहाँ पे, ये टेम्परेचर है यहाँ पे, समझ रहे हो बात को, है ना। अब यहाँ पर भी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, ये रजिस्टिविटी देखो ये डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज तो नहीं हो रही है कॉपर के लिए, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो, तो यहाँ पर यहाँ पर जब टेम्परेचर जीरो है तो कुछ ना कुछ इसकी रजिस्टिविटी है, इनिशियल कुछ वैल्यू है रजिस्टिविटी की, जब टेम्परेचर क्या है, जीरो है। देन नाउ व्हेन आई इंक्रीजेस द टेम्परेचर, जब अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो पैराबोलिकली देखो रजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इट मींस जो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और जो आंसर हमने निकाला है, आंसर फाइंड आउट करे हैं, जो थर्ड हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये भी आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट है देन यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कलर कोड दिया हुआ है, द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। ये कलर कोड दिया हुआ है आपको, येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड, और ये कह रहे हैं द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको बताना है कि भाई रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, ओके। और कह रहे हैं कि भैया टॉलरेंस भी बता दो, टॉलरेंस कितना होगा, ठीक है भाई बता देंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कलर कोडिंग के लिए, और वो छोटी सी ट्रिक क्या है, वो छोटी सी ट्रिक है भाई, बहुत आसान है, बी बी रॉय, ROY, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो देखो आपको इसमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स जो है उनको नोटिस करना है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, कैपिटल लेटर्स देखने भाई, है ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड देन वेरी गुड वाइफ, ओके। सो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। इस तरीके की कलर कोडिंग का कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आपको, आप बड़ी आसानी से आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हम आपको बताते हैं इसमें बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ से कैसे कलर कोडिंग सॉल्व हो जाएगी, ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो ये बी मतलब तो होता है ब्लैक, इसको 0 नंबर दे देंगे अपन, ठीक है। देन ये वाला जो बी है ये ब्राउन है, इसको 1 कर देना। आर मीन्स होता है रेड, 2 कर देंगे। ओ मीन्स ऑरेंज, 3 कर देना। Y मीन्स येलो, इसको 4 कर देंगे। हमने क्या बोला, कैपिटल लेटर लेने हैं आपको, तो कैपिटल में इसको तो हटाओ, जी पे आ जाओ। जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, इसको हम 5 कर देंगे, ठीक है। देन बी आ गया आपके पास, ये क्या हो जाएगा, ब्लू, इसको कर देंगे 6, ठीक है। देन हैड वेरी, यहाँ आ जाओ, वी पे आ जाओ, ठीक है। वी क्या हो जाएगा, वायलेट, तो ये आ जाएगा आपके पास 7,
ठीक है। देन ये जो G है ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रे को, तो ये हो जाएगा 8, और W मतलब व्हाइट होता है, ये आ जाएगा 9। ठीक है। सो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, और इनको जो नंबर दिए हुए हैं अपन ने, बी यहाँ फर्स्ट जो बी है वो ब्लैक है, 0 आ जाएगा, फिर ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4। ठीक है। देन यहाँ आ जाओ, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7। ठीक है। देन अगेन जी आ गया, तो इस जी को आप ध्यान रखना, ग्रे है 8, डब्ल्यू मतलब व्हाइट 9। ओके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, और लास्ट में याद रखना है नो फोर्थ बैंड। ठीक है, कोई चौथा बैंड ना हो उसमें। देखो आप पीछे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कितने बैंड बने हुए हैं, 1 2 3 4 बने हुए हैं ना भाई। अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। अब गोल्ड यहाँ पर टॉलरेंस होता है, इस गोल्ड के लिए टॉलरेंस होता है 5%, ये होता है 10% टॉलरेंस, और ये होता है 20% टॉलरेंस। अब देखो कितनी आसानी से हम सॉल्व कर देंगे आपकी कलर कोडिंग। इसके लिए देखो, अब ये जो फर्स्ट बैंड है ना, फर्स्ट बैंड बताता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, ध्यान रखना। फर्स्ट बैंड बताता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को। तो येलो देखो आप, ये येलो है, येलो यहाँ पर देखो, येलो कितने पे आ रहा है 4। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर मेरा कितना हो गया, जो रेजिस्टेंस पता लगाना है हमारा, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। जो सेकंड बैंड होता है वो बताता है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर पता करना है, तो ये कौन है, वॉयलेट है। तो वॉयलेट के लिए देखो आप, वॉयलेट कहाँ आ रहा है आपका, वॉयलेट ये रहा, ये कितने पे 7 पे है। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है। 47 आ गया। फिर करना है आपको इंटू, इंटू के बाद थर्ड बैंड देखो, थर्ड बैंड क्या है अपना, ब्राउन। ठीक है। तो ये बताता है डेसिमल मल्टीप्लायर। ठीक है। ये जो थर्ड बैंड है, थर्ड बैंड हमें क्या बताता है, डेसिमल मल्टीप्लायर को बताता है। तो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर का कितना है भाई, देखें तो 1 है, तो ये आ जाएगा, इंटू आपको करना है 10⁻1। ठीक है। देन प्लस माइनस, अब आपको देखना है टॉलरेंस, टॉलरेंस कौन बताएगा, आपका फोर्थ बैंड। अगर फोर्थ बैंड नहीं होता तो टॉलरेंस कितना है, देखो टॉलरेंस है 20%, पर यहाँ पर फोर्थ बैंड है, और फोर्थ बैंड क्या है आपका, गोल्ड है। तो गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए कितना टॉलरेंस है 5%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5% आ जाएगा। ठीक है। तो आप देखें इसको हम क्या कर सकते हैं, 470 ओम। ठीक है। प्लस माइनस 5%। ऑप्शन देखें अब अपन एक बार अपने, यहाँ क्या कर रहा था आपसे, देखो द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली। तो देख लो भाई, ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन है आपका 470 ओम एंड 5%। ठीक है। 470 ओम एंड 5%। तो इधर देखते हैं जरा कितना आ रहा है, तो सही है हमारा 470 ओम एंड 5%। ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ गया 470 ओम, रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस आएगा 470 ओम, और टॉलरेंस जो है ना बेटा, टॉलरेंस कितना आ जाएगा 5%। तो भाई भूलना मत, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये कोडिंग के जो कलर कोडिंग के क्वेश्चन है ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर बना यहाँ से, क्या आंसर बना, फोर्थ इज अ राइट आंसर। ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी है। आप सोचोगे सर तो कह रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, भाई क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आंसर बनाओगे ना, है कि नहीं। तो क्वेश्चन तो समझना ही पड़ेगा आंसर बनाने से पहले। ठीक है। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कह रहे हैं कि भाई इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ and the distance of the screen from the current source is doubled, then the fringe width becomes double, 4 times, half, 1/4। ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसमें आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लगाना है ना। देखो देन फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं ये, और यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, बाकी कहानी तो अपन ऐड कर ही लेंगे, है ना। तो सीधे सीधे आपको लगाना है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो है बेटा वो होता है बीटा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। समस्या या दो समस्या हो सकती है, आपको दो प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, है कि नहीं, है तो बहुत आसान सा। एक ये आ सकती है कि फॉर्मूला ही नहीं आता हो, है ना, तो ऐसा गजब तो मत करना, फॉर्मूला तो याद कर लेना। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी।
है ना। अब फिर ये हो कि भाई कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, क्योंकि देखो दो दे रखे हैं ना इन्होंने, क्या बोला है देखो, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, तो सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज क्या कर रहे हैं, ये हाफ कर रहे हैं। तो देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, पहले इनको अरेंज कर लिया करो आसानी से, है ना। कैसे अरेंज हो जाएगा, जैसे हम कर देंगे बीटा टू डिवाइड बाय बीटा वन इज इक्वल टू, बीटा टू है कैपिटल डी टू डिवाइड बाय स्मॉल डी टू, ठीक है। देन लेमडा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हमने लेमडा हटा दिया। यहां पर आ जाएगा कैपिटल डी वन और ये आ जाएगा स्मॉल डी वन। ये काम आप सबसे पहले कर लिया करो जब भी कंपैरिजन के क्वेश्चन आए। अब खाली आपको क्वेश्चन रीड करना है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। देखो इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, तो सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज को हाफ कर दिया, मींस क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ये हुआ कि जो D2 है, D2 इज इक्वल टू D1/2 कर दिया, इसको तो इसने कर दिया हाफ, है ना। स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज को, और क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल डी। और वो क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई डबल कर दो उसको, तो डबल कर दो, ये लो कैपिटल D2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल D1 कर दो, लो भाई डबल कर दिया। अब डबल करते ही ये भाई हमारी इक्वेशन है, यहाँ फटाफट से वैल्यू रख दो और फटाफट से आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखो, बीटा टू डिवाइड बाय बीटा वन इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या हो गया देखो, D2 की वैल्यू कितनी रखनी है, 2D1 रखनी है, तो D2 की वैल्यू तो रख दो 2D1, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, स्मॉल D2 की वैल्यू D1/2 करनी है, तो स्मॉल D2 की वैल्यू कर दो D1/2, ये हो गया भाई। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा D1 और ये था D1, स्मॉल D1 काट दो इनको, ये काट दो, ये कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहां से आपके पास बीटा टू इज 4 टाइम्स ऑफ बीटा वन आ जाएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना। इस तरह से आपको करने हैं। तो योर आंसर इज बीटा टू इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बीटा वन। लेट्स सी द ऑप्शंस। सो देयर इज ऑप्शन डबल, हाफ, 4 टाइम्स, ओके, 1/4, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 4 टाइम्स। देखो 4 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, आया समझ में, क्या आंसर बना हमारा यहाँ से 4 टाइम्स। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं हमारा प्रोसेस डाउट सॉल्विंग का और कॉन्सेप्ट्स का। डाउट सॉल्विंग तो हो ही रही है भाई, वो तो हर जगह मिलेगी, पर कॉन्सेप्ट भी तो है ना, कॉन्सेप्ट भी तो काम आ रहे हैं ना आपके, कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफेरेड। तो भाई पहली लाइन से मुझे क्या पता चल गया, एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि नहीं। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन समझना भी जरूरी है सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो पहली बात तो ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फिर एयर एज अ मीडियम जो है उसका कैपेसिटेंस आपको 6 माइक्रोफेरेड दे रखा है। नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफेरेड। नाउ द फाइंड आउट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, भाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगा, और परमिटिविटी इन वैक्यूम और एयर आपको दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, है ना, और ऑप्शंस दिए हुए 1 2 3 4, यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस आल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहला जो फर्स्ट काम है हमारा कि भाई जो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटेंस है विद एयर एज अ मीडियम, है ना, विद एयर एज अ मीडियम, उसको हम लिख लेते हैं सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी, ठीक है। फॉर्मूला आपको आता ही है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द मीडियम इज एयर, ठीक है, मीडियम जब एयर है, तो ये हो गया फॉर्मूला हमारे पास। नाउ लेट्स राइट फॉर मीडियम, मीडियम अगर हो तब क्या होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो भाई ये एप्सिलॉन जीरो जो है ना उसकी जगह एप्सिलॉन एम लिख देना, इसको ए कर देना और ये डी कर देना। ये बात समझ में आई आपको, ये पहला इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। सबसे आसान काम है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका जो कैपेसिटेंस है उसका जो फॉर्मूला है वो एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी होता है, ठीक है। जब एयर है उसमें तो एयर के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिख देना, और मीडियम है तो मीडियम के लिए सेकंड इक्वेशन। ये तो आगे आपको समझ में यहाँ तक। अब होता क्या है, होता क्या है कि जो एप्सिलॉन एम जो होता है ना अपना, एप्सिलॉन एम क्या होता है ये भी तो भाई पता होना चाहिए। एप्सिलॉन एम हो गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम,
तो एप्सिलॉन एम जो है वो होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब इसको आप रिप्लेस कर दो इस सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में अगर हम रिप्लेस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन एम की वैल्यू, जैसे हम ये रखेंगे तो एप्सिलॉन आर को तो बाहर रख दो, ठीक है, और ये कर दो एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाय डी कर दो। करा आपने? तो भाई क्या आ रहा है देखें तो ये आपके पास आ जाएगा सी एम, ठीक है, ये एप्सिलॉन आर हो जाएगा इनटू, ये तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, ये तो सी नॉट है, ठीक है। तो यहां पर आप नाउ यू कैन फाइंड आउट एप्सिलॉन आर वेरी इजीली। ओके, एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ मीडियम एंड कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ एयर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भाई, अब देखो ये दे रखा है क्या आपको, अरे क्वेश्चन में दे रखा है क्या, देख लो एक बार, देख लेते हैं भाई। तो ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू मीडियम डिवाइड बाय एयर। अब ये तो क्वेश्चन रीड करके पता लग जाएगा, ये कह रहे हैं कि एयर जब है तो 6 माइक्रोफेरेड है और कोई मीडियम है तो कितना है, 30 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस हमें गिवन है, तो ये 30 माइक्रोफेरेड है, ये 6 माइक्रोफेरेड है, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ओके, अब नाउ वी हैव इक्वेशन, हमारे पास तो इक्वेशन है भाई। इक्वेशन क्या है, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और देन ये रिलेटिव परमिटिविटी आ गई आपकी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी आ गई। तो बस मीडियम की परमिटिविटी तो पूछी है इन्होंने, एप्सिलॉन नॉट तो देखो दे भी रखा और वैसे याद भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, सो इट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यहां से आ जाएगा, इंटू हमें करना है 5, ठीक है, इंटू हमें क्या करना है, 5 करना है, कर दो भाई, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 5 5 जा 25 एंड 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25 का, ये 5 इधर आ गया, 2 कर दो, 5 8 जा 40, 42 2 4 आ जाएगा, 5 8 जा 40 44, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4425, ठीक है, कुछ ही आ जाएगा 4425, देन डेसिमल लगा दो तो 44.25 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगी वैल्यू आपकी, है ना। अब ऑप्शन देख लें अपने पहले, है ना भाई, और आंसर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही निकालना है। तो 10⁻12 आ रहा है क्या कहीं पे, अपने पास तो आ रहा है 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻12 है क्या इसमें कहीं, हाँ है तो सही, पर ये 1.77 तो आ ही नहीं रहा अपना, है ना। 0.44 इधर आ रहा है, पर 10 कितनी है, -10 है, तो इसको कर लेते हैं अपन कन्वर्ट, क्या करें, इसको 10, इसको अपन कर लेते हैं 0.4425 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। देखो आप, देखें ऑप्शन देखो, 0.44 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, आ रहा है 0.44 इंटू 10⁻⁻10, सो दिस आंसर इज करेक्ट, दिस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है, ये प्रोसेस है पूरा, इस तरह से आप करें इसको सॉल्व, आप यू विल गेट योर आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे भाई ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस की डायमेंशंस बताओ, या डायमेंशनल इक्वेशन हमको बतानी है स्ट्रेस की। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिस ट्रिक से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, और वो ट्रिक कहे या स्टेप्स कहे, आप उन स्टेप्स को फॉलो करो। पहली बात तो यह है कि किसी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की आपसे वो कह रहे हैं डायमेंशनल इक्वेशन निकालने के लिए, उसका बेटा कोई फॉर्मूला याद कर लो, और घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि आप चैप्टर तो स्टडी कर ही रहे हो, चैप्टर तो आप लर्न करते ही हो, चैप्टर लर्न करोगे तो फॉर्मूला भी ऑटोमेटिकली वहां से आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। आप बस स्टेप्स पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे स्ट्रेस के लिए पूछ रहे हैं, तो स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया भी कह सकते हो आप। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, और सिंबल्स में लिखना चाहें तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूनिट में लिखना चाहो, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात, है ना। फोर्स की तो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर, यानी कि स्ट्रेस की जो ऐसा यूनिट है ना बेटा, वो है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब होगा क्या, ये तो ठीक है यूनिट निकाल लिया आपने, पर डायमेंशनल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कि जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स है ना, उनको फंडामेंटल यूनिट्स में लेके आना पड़ता है। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स में मतलब आपको मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, उसमें लाना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो कैसे लाएंगे आप, देखो मीटर जो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको, मीटर, मीटर किसकी ऐसा यूनिट है, मीटर ऐसा यूनिट है लेंथ की। और लेंथ जो है वो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फंडामेंटल यूनिट आपको मिल गई। न्यूटन के लिए क्या करोगे, तो न्यूटन के लिए देखो, न्यूटन जो होता है, न्यूटन को कैसे सॉल्व करोगे, तो न्यूटन होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दोगे आप। और न्यूटन ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। और ये न्यूटन क्या होगा, मास की होती है किलोग्राम इंटू ये मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो न्यूटन है, उस न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, फंडामेंटल यूनिट्स में। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स में लिख सकते हैं हम किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो अब यही हमें कन्वर्जन यहाँ पर करना है, देखो ये हमको यहाँ पर करना है। तो देखो आपके पास हम ये लिखे कि भाई ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है। कन्वर्जन मैंने जस्ट आपको अभी बताया है। तो देखो आप, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन को लिख लेते हैं अपन किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एरिया की हो जाएगी आपके पास मीटर स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल कर दो, देन यू विल गेट किलोग्राम रेस टू पावर 1। ओके। देन मीटर रेस टू पावर -1, देखो आप, एंड सेकेंड रेस टू पावर -2। ओके। अब किलोग्राम जो है, किलोग्राम इज ऐसा यूनिट ऑफ किलोग्राम इज ऐसा यूनिट ऑफ मास, मास की ऐसा यूनिट है। तो इसके लिए भाई हम यहाँ एम लिख देते हैं, एम की पावर 1 कर दो। मीटर जो है, मीटर किसकी ऐसा यूनिट है, लेंथ की, लेंथ के लिए एल लिख देते हैं, तो ये -1 कर लो। सेकंड जो है वो किसकी ऐसा यूनिट है, टाइम की है, तो टाइम के लिए अपन टी लिख देते हैं, इसकी पावर -2 कर दो। तो आपके पास यहाँ से इस तरह से स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस की आपके पास आ जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन। वो क्या हो गई, एम रेस टू पावर 1, एल रेस टू पावर -1 एंड टी रेस टू पावर -2। जरा देखें क्या ऑप्शन है क्या भाई, ये नहीं है कुछ। तो एम रेस टू पावर 1, एल रेस टू पावर -1, टी रेस टू पावर -2, 1 -1 एंड -2। देखें भाई, 1 -1 एंड -2। ठीक है, आ रहा है आंसर अपना। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो राइट आंसर है भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। आया समझ में। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास। अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज डायमीटर ऑफ 2 meter is, now the options are given, these are the options: 3.66 into 10 to the power -7 radian, 1.83 into 10 to the power -7 radian, 7.32 into 10 to the power -7 radian, and 6 into 10 to the power -7 radian. These are the options given for this question. Now देखो बेटा, बच्चों यहाँ देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है आपके, रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 1.22 इंटू लैम्डा डिवाइड बाय डी। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, this is the formula for resolution of telescope, the limit of resolution of telescope. Okay, so this is a formula, theta r is equal to 1.22 into lambda by d. अब यहाँ बहुत क्लियरली सिंबल्स आपको दिए हुए हैं कि लैम्डा क्या होता है इसमें। लैम्डा वेवलेंथ है, देखो वेवलेंथ गिवन है आपको 600 नैनोमीटर गिवन है, वेवलेंथ, वेवलेंथ इज 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर को आप मीटर में चेंज कर लो तो 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव हैज डायमीटर 2 मीटर।
So diameter is also given and this is 2 meter. So both the values are given. You have the formula. You just apply this, put these values in the formula and you will get your answers. Okay. So let's write that this theta r is equal to 1.22 into 600 इंटू नैनोमीटर में, बेटा मीटर में चेंज कर लिया, 10⁻⁻9 कर दोगे, 10⁻⁹ कर देना, ठीक है। डिवाइड बाय कितना आ रहा है, डिवाइड 2 मीटर है, ठीक है, इसको 2 कर दो आप, ठीक है, कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6 कैंसिल कर दो, ये 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3.66 इंटू 10⁻⁻9, -9 प्लस 2, ठीक है, और करोगे -9 प्लस 2 कितना जाएगा, 3.66 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ऑप्शंस देख लें अपन, ठीक है, और चाहो पीछे चाहो यूनिट भी लगा दो भाई, यूनिट को छोड़ रहे हो यूनिट भी लिख दो उसकी, ठीक है, ये आ गया रेडियन। तो योर आंसर इज 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। लेट्स सी द ऑप्शंस। So you can see the very first option is correct, 3.66 into 10⁻⁻7 रेडियन। ओके, अब यहां तक आया आपको समझ में? इस तरह से देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। इफ यू नो द फॉर्मूला देन यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड जस्ट कैलकुलेट योर, यू विल गेट योर आंसर। ओके, आराम से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो ये है भाई एलसीआर सर्किट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम, देन वी विल प्रोसीड टू सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स। तो सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो देखो क्वेश्चन रीड करते करते ही हम समझते भी हैं उसको कि यहां हमें दिया है सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके, वी हैव सीरीज एलसीआर सर्किट। ध्यान रखना बेटा, हमें सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ है। जैसे ही आपको पता चलेगा भाई सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो कुछ चीजें, कुछ फॉर्मुलेज है जो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, ठीक है। जैसे इंपीडेंस का क्या फॉर्मूला होगा, इसका Z, ठीक है। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपके पास ही आ जाएगा। इंपीडेंस का फॉर्मूला है, ये इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस है, देन ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, इंपीडेंस Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, देन यू जस्ट रिमेंबर one more thing is that when we draw at this diagram, phasor diagram, phi is a phase. Okay, this, so when we draw this triangle, ठीक है, इस ट्राइंगल को जब आप ड्रॉ करेंगे तो बेटा यहाँ पर तो आपका आ जाएगा Z आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आता है R और ये होता है XL माइनस XC, ठीक है। अब देखो यहाँ से if I want to write tan phi, अगर हम यहाँ से tan phi लिखना चाहें तो tan phi is perpendicular by base। perpendicular क्या है इसमें, XL माइनस XC, और बेस क्या है आपका R। आ रहा है समझ में, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। देन इफ आई वांट टू राइट द पावर फैक्टर cos phi is how much, this R divided by Z। so these are the formulas which you have to remember or learn before going to solve these kind of problems। जब आप LCR सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये फॉर्मूले याद कर लो आप, ठीक है। और फिर अब आप उस क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ये कह रहे हैं एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, वो हमने कर ही दिया। व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। if instead C is removed from the circuit the phase difference is again π/3। between current and voltage the power factor of the circuit is 0, 0.5, 1.0, -1.0। तो हमसे बेटा यहाँ पर पूछा है पावर फैक्टर, मतलब कि cos phi की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को, जो भी इन्होंने कहा है वही करते जाते हैं, जैसा ये कहे वो उनके हिसाब से ही चलना है अपन को। तो ये कह रहे हैं कि L को हटा दिया जाए, तो L को हटा रहे तो फेज डिफरेंस है π/3, ठीक है। L को जब रिमूव कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है π/3। तो यही करते हैं, तो व्हेन L इज रिमूव्ड, ठीक है, L को अपन क्या कर रहे हैं, रिमूव्ड कर रहे हैं। सो व्हेन L इज रिमूव्ड देन दिस, देखो भाई ये रहा tan phi लिखा हुआ है, phi कितना आ रहा है, π/3 आ रहा है। जब L को रिमूव कर रहे हैं तो L को रिमूव कर दो यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा tan π/3,
और ये 10 पाई/3, एल को हटा दिया अपन ने, एल को हटा दिया तो बचा सी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स सी डिवाइड बाई आर, पहली बात तो ये। और यहां से एक्स सी जब आप निकालोगे तो वो आएगा आर 10 पाई/3। इसको मैं एक इक्वेशन कर देता हूं, अभी तक हमने कोई इक्वेशन कहीं नहीं दी है, ठीक है ना, ये तो फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, तो क्या था, एल जब रिमूव किया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम लेते हैं कि व्हेन सी इज रिमूव्ड, जब सी को रिमूव कर रहे हैं, व्हेन सी इज रिमूव्ड, तो जब सी को रिमूव करेंगे तब भी जो ये फेस आ रहा है वो पाई/3 का ही है, और सी को आप हटा दोगे तो ये आ जाएगा एक्सएल बाय आर आ जाएगा। और यहां से देखा जाए तो आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर 10 पाई/3 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा भाई, ये सेकंड इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है, अब ये एक्स सी और एक्सएल फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप देखें, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देख के हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एक्सएल है वो एक्ससी के बराबर है। सही बात है कि नहीं है, एक्सएल जो है वो एक्ससी के बराबर है, और एक्सएल अगर एक्ससी के बराबर है तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं इस इक्वेशन में, तो एक्सएल और एक्ससी इक्वल है तो जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है बेटा, यहां से हमें मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू आर। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, जेड इज इक्वल टू आर। देखो एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देख लो आप, एल को रिमूव करा तो ये रिलेशन अपने पास आ गया एक्स सी इजिकल टू आर 10 पाई/3, सी को हटाया तो ये रिलेशन आ गया एक्सएल इजिकल टू आर 10 पाई/3। दोनों से आपने देखा कि एक्सएल और एक्सी बराबर है, एक्सएल और एक्सी बराबर, तो यहाँ रखो तो जेड इजिकल टू आर आ जाएगा। और ये हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई पावर फैक्टर बताओ, तो पावर फैक्टर बता दो। पावर फैक्टर क्या है, cos फाई है। अब यहाँ तो जेड इजिकल टू आर है, तो जेड इजिकल टू आर है तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, कर दे, जेड बाय जेड कर दूं, इसको 1 कर देता हूं, तो cos फाई कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, आंसर मिल जाएगा आपको। क्या मिला, cos फाई इजिकल टू 1। ऑप्शन देख लें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो भाई थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। cos फाई इज इक्वल टू 1, जो पावर फैक्टर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा क्या निकल, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप अटक रहे हो तो हमने आपको इस जगह शीट पर दे दिया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पकड़ो और खटाखट से क्वेश्चन कर लो, आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल has a dipole moment of 16 into 10 to the power minus 9 coulomb into meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole axis, ये वैल्यू भी गिवन यहाँ पर दे दिया आपको, अच्छा हेल्प हो गई है ना। और देन ऑप्शन हैं आपके पास 50 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट एंड 0। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो उन्होंने पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, व्हाट ही इज आस्किंग, क्या कह रहा है वो देख लो आप तो, है ना। ये कह रहे हैं कि a short electric dipole has a dipole moment this, the electric potential due to the dipole at a point, so electric potential due to the dipole at a point, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं आया, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको, फटाफट से वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो। ठीक है, वैल्यू पुट करो, देखो आंसर क्या आ रहे हैं, वैल्यू पुट करके देखो। के आपके पास है ही सही, v इज इक्वल टू निकाला है अपन ने, v निकालना है, के की वैल्यू आ गई आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹, सो 9 इंटू 10⁻⁹ कर दो। ठीक है, p जो है वो डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट आपको दे रखे 16 इंटू 10⁻⁹, तो इसको कर दो 16 इंटू 10⁻⁹ कर दो भाई। और थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, तो इसको cos 60 डिग्री कर दो। देन आर, आर देखो आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये है 0.6 मीटर। ओके, सो 0.6 मीटर है, तो इसको कर देते हैं 0.6 इंटू 0.6, क्योंकि स्क्वायर है ना भाई इसका, तो ये कर दो आप, है ना। अच्छा cos 60, चलो एक सीट और ऐड कर लेते हैं,
क्या दिक्कत है, चलो एक शीट और ले लेते हैं, इस शीट में देख लेते हैं। तो v आप कर देते हैं, v लिख लेते हैं अपन 9 इंटू 10⁻9 आपने करा, ठीक है, इंटू फिर क्या है 16 इंटू 10⁻−9, तो 16 इंटू 10⁻−9 हो गया, इंटू ये आपका 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 इधर आ गया, ठीक है, डायरेक्टली नीचे ही रख लेते हैं ना इसको, ये 2 आपका इधर आ गया, ठीक है, दैट 0.6 इंटू 0.6। अब वही कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है, देखो ये 10⁻9 है, ये 10⁻−9 है, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, है ना, इधर से हटा लो इनके दोनों के डेसिमल, तो ये 100 इधर आ जाएगा आपके पास, कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, देन अगेन इससे कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, फिर 2 से इसको कर लो, 8 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 2 4 और ये 2 हो जाएगा आपका, तो टोटल मिला के बात ही हो गई कि जो आंसर बनेगा वो कितना आएगा, 200 वोल्ट। ये कैलकुलेट कर लेना आप इस तरीके से, ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला आप अप्लाई करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अच्छी कर लो अपनी, ठीक है ना, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए अपने नीट के स्टूडेंट्स की भी, है ना, ऐसा नहीं कि बायो है तो भाई कैलकुलेशन थोड़ी ढीली पोली छोड़ दी, वो नहीं करना है अपन को, कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा ना हो कि हमें सब आता है कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाए, तो कैलकुलेशन भी हमको अपनी अच्छी रखनी है ना। तो 200 वोल्ट जो है यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, an iron rod of susceptibility 599 is subject to a magnetizing field of 1200 एम्पियर डिवाइड बाय मीटर, द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड। अच्छा, परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल अपन को बताना है, म्यू नॉट अपन को दे रखा है, ये म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁷, वो हमें याद होनी चाहिए वैसे भी, ठीक है, ऑप्शन ये गिवन है ना। तो देखो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, तो इन्होंने एन आयरन रोड ऑफ सस्पेक्टिविटी 599 ये हमें गिवन है वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, वो चाहता क्या है भाई, क्या वैल्यू चाहिए उसको, क्या चाहिए, मीडियम कोई है, मटेरियल है मतलब मीडियम है, उसकी परमेबिलिटी उसको चाहिए। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एंड दिस रिलेटिव परमेबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो म्यू नॉट तो क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, 4 π × 10⁻⁷, मतलब गिवन कर रखी है इन्होंने वैल्यू, वैसे भी हमें आती है। तो म्यू नॉट तो पता है कैसे भी करके म्यू आर निकल जाए अपना, तो म्यू आर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 प्लस देन दिस सस्पेक्टिबिलिटी, जो कि हमें गिवन है 599, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, जस्ट पुट द वैल्यूज 1 + 599 यू विल गेट 600, ओके, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 600, हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई, ठीक है। आगे हमें इसको सॉल्यूशन करना है, वी नीड टू फाइंड आउट म्यू एम, so mu m is mu naught, so mu naught is how much, mu naught is 4 π × 10⁻⁷, so put here 4 π × 10⁻⁷ और मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 600 से, ठीक है, तो कुछ आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 2400, ठीक है, देन पाई × 10⁻⁷। अब ऑप्शंस आप देख लें, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसको, तो 10⁻⁷ देखें, 10⁻⁷ तो अपने पास भी है, इसको ऐसा कर लेते हैं 24 पाई × 10⁻⁷ + 2 हो जाएगा -5, ठीक है, -5 हो गया। अब देख लो आप ऑप्शंस देखें अपने, तो ऑप्शंस देखें तो आपके पास कितना कितना आ रहा है, 2.4 पाई × 10⁻⁷ एक ऑप्शन है, ठीक है, 2.4 पाई × 10⁻⁷ एक ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है 2.4 पाई × 10⁻⁵ आ रहा है, ठीक है, देन 8 एंड 2.4 पाई × 10⁻⁴। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन ने इसको अरेंज कर लेते, देखो यहाँ आपने मल्टीप्लाई करा इसको, 24 आ गया, 2400 बन गया आपका, 2400 पाई इंटू 10⁻⁷, -7 + 2 करा आपने, तो -7 + 2 करोगे तो आपके पास -5 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो आई थिंक इसका आंसर जो आना चाहिए अपने पास, वो आना चाहिए 24 पाई × 10⁻⁵, ठीक है, ओके, 24 पाई × 10⁻⁵, है ना, ये 2.4 पाई है इसमें,
तो यहां पर अपने पास आने चाहिए 24 पाई इंटू 10⁻⁻5 जो है, दिस इज द राइट आंसर. ओके, सो this is all about solutions. And if, let's see, is there any more questions is there? Okay, so we have one more question. Let's see this question also. So let's see this question. Okay, so ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस किया था, और क्वेश्चन नंबर 9 में वी गॉट दिस वैल्यू 24 पाई इंटू 10⁻⁻5 पर. देखो यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ है इन्होंने, 2.4 इंटू 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻5. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन इज 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4. सो जो हमारा आंसर है, आपको जो भी सॉल्यूशन आप करते हो आपको ऑप्शंस जरूर चेक करने हैं. ठीक है, जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हो थर्ड में, फर्स्ट में. ठीक है, तो आप कन्वर्ट करें, इसमें कन्वर्ट कैसे करें, आप यहाँ पर क्या करें, 10 का डिवाइड कर दें और इधर 10 का मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, तो आप देखो यहां से आपके पास सॉल्यूशन जो आएगा, आपका फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा. द फर्स्ट ऑप्शन विल बी, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया आपको 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻, देखो -5 +1 करोगे तो -4 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है. यू विल गेट द राइट आंसर. द फर्स्ट आंसर इज राइट. थर्ड भी आंसर राइट हो सकता था, बट 2.4 नहीं आके क्या आएगा, वो 24 होगा. अगर यहाँ पर 24 पाई इंटू 10⁻⁻5 होता, ठीक है, तो अपना जो आंसर थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता अपना. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करा है, और कोशिश करिए समझाने की कि आप जल्दबाजी में मिस्टेक ना करें. जल्दबाजी में मिस्टेक हो सकती है कि यार यहाँ पर आप पॉइंट्स डेसिमल को नोटिस ना करें. ठीक है, तो अगर 24 पाई इंटू जो हमने यहाँ पर निकाला है, देखो आप 24 पाई इंटू 10⁻⁻5 है, then this is also a correct answer. And if you divide it by 10 and multiplied it by 10, 10 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा, 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है. तो ऑप्शंस बहुत केयरफुली देखना है बेटा आपको. यहाँ पर मैंने एक केस डिस्कस करा है जिसमें कि क्या होता है, जल्दबाजी में अपन मिस्टेक कर जाते हैं, है ना, तो वो काम नहीं करना है आपको, है ना. ये केस हमने यहाँ डिस्कस करा है कि जल्दबाजी में मिस्टेक नहीं करनी है. बना बनाया क्वेश्चन, जो नंबर अपन को मिलने वाले हैं वो नंबर चले जाएं जल्दबाजी में, ऐसा काम नहीं करना है. ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा. और आई होप ये जो एक्टिविटी मैंने यहाँ करी है कि ऑप्शंस के बीच में आप कैसे देखोगे करेक्ट ऑप्शन को, या कहाँ कैसे कंफ्यूजन अपना दूर करोगे, तो इससे भी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, हाउ टू सी और हाउ टू चूज द correct answer from the options. Okay, now let's proceed to the next question. next question पे आ जाते हैं अपन. next question क्या कह रहे हैं, next में कह रहे हैं a wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस इज. सो ये ऑप्शंस आपको गिवन है. तो एक हम आपको इसको फिजिकल कंडीशन में आपको बताता हूँ कि एक फिजिकल कंडीशन क्या होगी. जैसे ये रिजिड सपोर्ट है और यहाँ आपने ये वायर को हैंग किया हुआ है. ठीक है, इस वायर की जो इनिशियल लेंथ है, मैं एल ले लेता हूँ. ठीक है, ये इनिशियल लेंथ ले ली. अब हमने क्या करा, सेकंड केस इसका क्या करा, सेकंड केस पे हमने क्या करा, कुछ मास इसमें लटका दिया. ठीक है, तो मास जैसे ही आपने लटकाया, तो मास लटकाओगे तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा, वो W इजिकल टू mg वेट हो जाएगा. अब ये यहाँ तक की पहले जो लेंथ थी उसकी क्या थी, L थी. अब ये कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो इंक्रीज होके कितनी हो गई, L1 हो गई. मान लो यहाँ तक की लेंथ ले लेते हैं, तो लेंथ इंक्रीज होके आपकी क्या हो गई, L1 हो गई. ठीक है, तो देखो दो चीजें हैं इसमें, लेंथ इंक्रीज हो गई उसकी, एरिया आपको ए दे रखा है. तो देखो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है स्ट्रेस. स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपना क्या है यहाँ पर W है, जो mg नीचे लग रहा है. ठीक है,
फोर्स अपॉन एरिया ए हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। ये फर्स्ट थिंग तो आप ये कर लेना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हो रही है यहाँ पर? तो चेंज इन लेंथ देख लें आप, चेंज इन लेंथ होगा L1 माइनस एल। तो ये चेंज इन लेंथ हो गया, ओरिजिनल लेंथ क्या? एल हो गया। समझ रहे हो? ये दो बातें समझ में आई आप। अब ये क्वेश्चन जो आपसे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यंग मॉडुलस बताओ, तो यंग मॉडुलस क्या होगा? यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, यंग मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस देखो क्या है? स्ट्रेस तो आपके W बाय ए है, और स्ट्रेन क्या है? आपकी डेल्टा L बाय एल आ गई। ठीक है, तो अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके देखो, चलो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये W हो जाएगा, L जो है कैपिटल L है तो कैपिटल L बना देता हूं मैं। एरिया A हो जाएगा, यहाँ कैपिटल L1 माइनस एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर यंग मॉडुलस के लिए, जो कि उन्होंने देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था। देखो भाई ये कह रहे हैं यंग एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस। तो एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस आ गया आपके पास, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस, है ना? ये रहा देखो, WL डिवाइड बाय एरिया ए L1 माइनस एल। ठीक है, ऑप्शन देखें कौन सा है इसमें। तो अच्छा, W को mg लिखना चाहते हैं ये, तो भाई mg लिख दो, हमें क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये mg लिख दो, ये L कर दो, ये A कर दो, ये L1 माइनस एल कर दो, है कि नहीं भाई? तो mgl डिवाइड बाय A L1 माइनस एल। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है। तो mgl डिवाइड बाय A L1 माइनस एल, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ रहा है। सो दिस इज योर आंसर। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए, और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नीट से रिलेटेड और विद द कॉन्सेप्ट, और पूरी कोशिश रहेगी कि आप हर एक क्वेश्चन को विद द कॉन्सेप्ट जो है वो अटेम्प्ट करें। ओके, थैंक यू।